मॉल में काम करने वाली लड़की से करोड़पति लड़के ने कहा, 2 लाख दूंगा, मेरे साथ चलो। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी दोस्तों। सुबह के 7 बजे थे, लेकिन शहर का मॉल पहले ही जाग चुका था। शीशे की दीवारों के पीछे चमकता हुआ वो संसार जहां हर चीज महंगी थी, कपड़े, जूते, परफ्यूम और यहां तक कि मुस्कान भी। उसी मॉल के एक कोने में खड़ी थी नायरा। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, बाल पीछे बंधे हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वही मुस्कान जो दिन में सैकड़ों बार पहननी पड़ती थी, चाहे भीतर कितना भी तूफान क्यों ना चल रहा हो। नायरा की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी बढ़ा कर दिया था। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे, माँ बीमार रहती थी, कभी दवाइयों का खर्च, कभी किराए की चिंता। महीने की तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि सब आराम से चल सके। फिर भी नायरा हर दिन खुद को समझाती थी, बस आज निकल जाए, कल कुछ बेहतर होगा। मॉल में उसका काम था ग्राहकों को कपड़े दिखाना, साइज बताना और हर सवाल का जवाब नम्रता से देना। कुछ लोग इज्जत से बात करते, कुछ ऐसे देखते जैसे वो भी मॉल की किसी चीज की तरह बिकने के लिए रखी गई हो। नायरा सब सह लेती थी, क्योंकि उसे पता था गरीबी को आवाज ऊंची करने का हक नहीं मिलता। उसी दिन दोपहर के करीब मॉल के बाहर हलचल हुई। काले शीशों वाली महंगी गाड़ी आकर रुकी। 2 बॉडीगार्ड पहले उतरे, फिर बीच से एक लड़का बाहर आया। लंबा, महंगे कपड़े, चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो पैसे से आता है। आदित्य मॉल के कर्मचारी उसे पहचानते थे। वो कभी कभी आता था, बिना कीमत देखे चीजें उठाता और चला जाता। आदित्य के लिए ये मॉल उसका ड्राइंग रूम था। आदित्य की नजर जैसे ही अंदर पड़ी, उसकी आंखें नायरा पर ठहर गईं। शायद उसकी सादगी पर, शायद उसकी मजबूरी पर, या शायद उस आदत पर जो उसे हर चीज को खरीदने की इजाजत देती थी। वो जानबूझकर उसी काउंटर की तरफ बढ़ा जहां नायरा खड़ी थी। ये ड्रेस दिखाइए, आदित्य ने बिना आंख मिलाए कहा। नायरा ने प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस उठाई, साइज बताया, कीमत बताई। आदित्य ध्यान से नहीं सुन रहा था, उसकी नजर सिर्फ नायरा के चेहरे पर थी। आप यहां रोज काम करती हैं? नायरा थोड़ा चौंकी, फिर सामान्य स्वर में बोली, जी। कितनी सैलरी मिलती है? यह सवाल असहज था, लेकिन नायरा को ऐसे सवालों की आदत थी। सर, वो पर्सनल सवाल है। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। मतलब कम ही होगी। नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ड्रेस फोल्ड कर दी और पीछे रखने लगी। तभी आदित्य ने धीरे से, लगभग फुसफुसा कर कहा, मैं आपको 2 लाख रुपए महीना दूंगा। नायरा के हाथ रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसके सामने जमीन खींच ली हो। क्या? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। आदित्य अब सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। मेरे साथ चलिए, ये नौकरी छोड़ दीजिए। 2 लाख हर महीने, बिना किसी सवाल के। कुछ पल के लिए नायरा को लगा जैसे मॉल का शोर गायब हो गया हो। कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, मेरे साथ चलिए। उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि ये ऑफर किस कीमत पर था। उसके गले में कुछ अटक गया। आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। दवाइयों की पर्ची, खाली दवा की शीशी, किराएदार का नोटिस। एक पल के लिए दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही पल आत्मा ने मना कर दिया। माफ कीजिएगा सर, नायरा ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। आदित्य को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने हंसकर पूछा, आप समझी नहीं, 2 लाख हर महीने? मैं समझ गई। नायरा की आवाज कांप रही थी। और मेरा जवाब वही है। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। गरीब लोग ना कहना नहीं जानते, उसने तिरस्कार से कहा। ये शब्द नायरा के सीने में चाकू की तरह लगे। गरीब होना उसकी मजबूरी थी, उसकी पहचान नहीं। लेकिन आदित्य की नजरों में वो बस एक सौदा थी। सर, अगर आपको कुछ और नहीं खरीदना है तो। नायरा ने वाक्य पूरा नहीं किया। आदित्य ने पास रखे काउंटर पर कुछ नोट के बंडल रखे, जैसे एहसान कर रहा हो। सोच लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। और वो पलटकर चला गया। नायरा वहीं खड़ी रह गई। हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे। मॉल में ग्राहक आते जाते रहे, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। पहली बार उसे लगा कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान की इज्जत पर भी दाम लगा देती है। शाम को जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई, नायरा ने मॉल के बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली। शहर की रोशनी वैसे ही थी जैसे रोज होती थी, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वो जानती थी, आज जो हुआ वो यहीं खत्म नहीं होगा। और इसी एहसास के साथ नायरा धीमे कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। नायरा जब घर पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी।
कमरे में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। माँ खाट पर लेटी थी, आंखें बंद, सांस थोड़ी भारी। नायरा ने चुपचाप जूते उतारे, बैग एक कोले में रखा और माँ के पास बैठ गई। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, जैसे मॉल की उस चमक के पीछे छुपा अंधेरा उसके साथ घर तक चला आया हो। आ गई बेटा? माँ की आवाज़ कमज़ोर थी। हाँ माँ। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ साथ नहीं दे पाए। माँ ने उसकी आंखों में झांका। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। काम पर कुछ हुआ क्या? नायरा ने सिर हिला दिया। कुछ नहीं, थक गई हूं बस। वो झूठ बोल गई, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने से पहले खुद समझना पड़ता है। नायरा जानती थी अगर माँ को सब बता देगी तो उनका दिल टूट जाएगा। अगली सुबह मॉल वही था, भीड़ वही, लेकिन नायरा के लिए सब कुछ बदल चुका था। वो हर ग्राहक को देखते हुए एक अनजाने डर से घिरी हुई थी। उसे लग रहा था जैसे आदित्य की परछाई हर चमकते शीशे में झलक रही हो। दोपहर तक कुछ नहीं हुआ। नायरा ने राहत की सांस ली थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला, सोचा, सिर्फ एक शब्द। नायरा का दिल बैठ सा गया। उसने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने मोबाइल ऑन किया, फिर वही वाइब्रेशन और वही मैसेज। नायरा, मुझे लगता है तुम समझदार लड़की हो। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन पैसे की ताकत यही होती है, वो रास्ता ढूंढ ही लेती है। शाम को मॉल के मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया। मैनेजर की कुर्सी नरम थी, कमरे में एसी ठंडा चल रहा था। नायरा सामने खड़ी थी, सीधी लेकिन भीतर से डरी हुई। नायरा, मैनेजर ने बनावटी अपनापन दिखाते हुए कहा, तुम अच्छी कर्मचारी हो, मेहनती हो। नायरा ने सिर झुका लिया। लेकिन आजकल बड़े लोग आते हैं और उनसे अच्छे रिश्ते रखना जरूरी होता है। नायरा समझ गई। सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है? गलती नहीं, मैनेजर ने उसे रोक दिया, बस समझदारी। उसने मेज पर उंगलियां थपथपाई। कभी कभी मौके जिंदगी बदल देते हैं, ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। नायरा के कानों में वही शब्द गूंजे, मौका। क्या किसी लड़की की मजबूरी भी मौका होती है? वो बिना कुछ कहे केबिन से बाहर आ गई। मॉल में लोग हंस रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, और नायरा के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैलता जा रहा था। अगले कुछ दिन आदित्य की मौजूदगी बिना दिखे महसूस होने लगी। कभी गाड़ी मॉल के बाहर ज्यादा देर खड़ी रहती, कभी किसी और नंबर से मैसेज आता, रकम बढ़ा दूं, 5 लाख। नायरा ने फोन को कसकर पकड़ लिया। 5 लाख, उसकी साल भर की कमाई। उसी रात मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार तेज था, सांस उखड़ रही थी। नायरा उन्हें अस्पताल लेकर भागी। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी, नई दवाइयां दी। काउंटर पर खड़े खड़े नायरा ने बिल देखा। रकम उसकी जेब से कहीं ज्यादा थी। उसने आंखें बंद कर ली। फोन जेब में रखा था। उसी फोन में वो नंबर भी था। पहली बार नायरा का दिल खुद से लड़ रहा था। क्या आत्मसम्मान पेट भरता है? क्या इज्जत दवा बन सकती है? वो अस्पताल के बाहर बैठ गई। रात की ठंडी हवा में उसकी आंखें भर आईं। लोग पास से गुजरते रहे, कोई रुका नहीं। घर लौटकर उसने मां को सुलाया। मां की सांस थोड़ी स्थिर थी। नायरा जमीन पर बैठ गई, सिर घुटनों में छुपा लिया। फोन फिर बजा। आखिरी बार पूछ रहा हूं। नायरा ने स्क्रीन को देखा, उंगलियां कांप रही थीं। वो जानती थी ये सिर्फ पैसे का ऑफर नहीं था, ये उसकी हदें परखने की कोशिश थी। अगले दिन मॉल में उसकी नजरें झुकी हुई थीं। ग्राहकों के सवालों का जवाब देती रही, लेकिन दिमाग कहीं और था। तभी आदित्य खुद सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वो मुस्कुरा रहा था, जैसे जीत उसकी तय हो। तुम थकी हुई लग रही हो, उसने धीमे से कहा। पैसे की चिंता होगी। नायरा ने उसकी तरफ नहीं देखा। सर, कृपया, मैं मदद कर रहा हूं। आदित्य की आवाज में घमंड था। तुम्हारे लिए, तुम्हारी मां के लिए, ये शब्द सबसे ज्यादा चुभे। नायरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। आप इसे मदद कहते हैं? आदित्य ने कंधे उचकाए। दुनिया ऐसे ही चलती है। उसके पीछे खड़े लोग सब सुन रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। नायरा को समझ आ गया, इस मॉल में हर चीज बिकती है, खामोशी भी। उसने गहरी सांस ली। आज वो टूटने के सबसे करीब थी, लेकिन कहीं भीतर अब भी कुछ जिंदा था। वो आवाज जो कह रही थी कि अगर आज झुक गई तो फिर कभी खुद को आईने में नहीं देख पाएगी। आदित्य ने जाते जाते कहा, कल शाम तक फैसला कर लो, और चला गया। नायरा वहीं खड़ी रह गई। हाथ खाली थे, जेबें भी, लेकिन फैसला अब और टलने वाला नहीं था। उस रात नायरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कमरे की छत पर घूमता हुआ पंखा जैसे सिर्फ हवा नहीं चला रहा था, बल्कि उसके भीतर मची उथल पुथल को और तेज करता जा रहा था। हर घूमते चक्कर के साथ उसके दिल की धड़कन भी जैसे अस्थिर हो रही थी।
बाहर गली में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी नायरा को चैन नहीं मिल रहा था। पास ही दूसरी खाट पर माँ लेटी थीं, या शायद लेटी हुई जाग रही थीं। उनकी सांसों की आवाज़ कभी हल्की हो जाती, कभी अचानक भारी। जब जब सांस रुकती सी लगती, नायरा का दिल भी उसी पल रुक जाता। हर एक सांस के साथ नायरा ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करती, बस ठीक रहो माँ, बस एक और दिन। तकिए के पास उसका फोन रखा था, स्क्रीन बंद थी, पूरी तरह काली। लेकिन उस कालेपन में भी उसे साफ साफ आदित्य के शब्द दिखाई दे रहे थे, कल शाम तक फैसला कर लो। नायरा अचानक उठकर बैठ गई। उसका सिर भारी हो रहा था, जैसे सोच का बोझ उसकी गर्दन तोड़ देना चाहता हो। उसने धीरे से माँ की तरफ देखा। चेहरे पर थकान की लकीरें साफ थीं, लेकिन उस थकान के नीचे अब भी वही पुराना सुकून छुपा था, वही सुकून जो कभी उसके पिता के होते समय इस घर में हुआ करता था। पिता के जाने के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन माँ की आंखों में आज भी वही विश्वास था जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। अचानक माँ की आंख खुल गई। जाग रही है? आवाज बहुत धीमी थी, जैसे शब्दों में भी दर्द समाया हो। हाँ माँ, नायरा ने झट से कहा, जैसे पकड़ी न जाए। माँ ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उस नजर में सवाल भी था, चिंता भी और ममता भी। कई दिनों से तू ठीक नहीं लग रही, माँ ने धीरे से कहा। कुछ तो है जो तू छुपा रही है। नायरा की नजरें अपने आप झुक गईं। अब और नहीं छुपाया जा सकता था, झूठ थक चुका था। वो माँ के और पास सरक कर बैठ गई। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर जैसे भीतर बरसों से बना बांध टूट गया। माँ, आवाज भर आ गई। फिर उसने सब बता दिया। मॉल, आदित्य, ऑफर, पैसे, धमकी। हर एक शब्द, हर वाक्य के साथ उसका सिर और झुकता चला गया, जैसे वो खुद ही खुद के सामने अपराधी हो। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी मजबूरी के लिए भी शर्मिंदा हो रही हो। माँ चुपचाप सुनती रही, न टोका न सवाल किया, बस सुनती रही और हर शब्द अपने दिल में उतारती रही। जब नायरा बोलते बोलते फूट फूट कर रो पड़ी, तब माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन पकड़ मजबूत थी, जैसे पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत उसी पकड़ में छुपी हो। पैसे बहुत ताकतवर होते हैं बेटी, माँ ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन याद रखना, ताकत और सही होना एक बात नहीं होती। नायरा से सकती रही। उसके आंसू माँ की गोद में गिरते रहे। माँ ने उसकी ठुड्डी उठाई, आंखों में आंखें डालकर देखा। भूखे रह लेना, कर्ज में डूब जाना, मेरे लिए ये सब सह लेना। थोड़ा रुकी, फिर बोली, लेकिन खुद को मत बेचना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो संस्कार थे जिन्हें माँ ने अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ और अपनी गरीबी से भी ज्यादा मजबूती से थाम रखा था। नायरा की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन पहली बार डर कम था। अगली शाम नायरा मॉल पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। हर कदम के साथ डर भी था और हिम्मत भी। आदित्य उसे पहले से देख रहा था। वो मॉल में ही बने कैफे में बैठा था। महंगे कप, आरामदेह कुर्सी, चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो हमेशा उसे घेरे रहता था। नायरा उसके सामने खड़ी हुई तो आदित्य ने बिना किसी भूमिका के पूछा, मुझे आपसे बात करनी है। नायरा ने कहा। आदित्य मुस्कुराया, बैठो, फैसला समझ आ गया है? नायरा खड़ी ही रही। नहीं, उसने साफ कहा, मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं। आदित्य की मुस्कान थोड़ी सी ढीली पड़ी। फिर क्यों आए हो? उसने पूछा। नायरा ने चारों तरफ देखा। कैफे में लोग थे, कुछ पहचान के, कुछ अनजान। मॉल वही था, लेकिन आज उसकी चमक उसे डरावनी नहीं लग रही थी। क्योंकि आज मैं चुप नहीं रहूंगी, नायरा ने कहा। आदित्य ने हंसने की कोशिश की। ड्रामा मत करो, तुम जैसी लड़कियां बस। नायरा की आवाज पहली बार ऊंची हुई। लोगों की नजरें मुड़ने लगीं। आपने मुझे नौकरी नहीं, सौदा समझा, उसने कहा। आपने मेरी मजबूरी को दाम दिया। आदित्य खड़ा हो गया। अपनी हद में रहो। नायरा ने बैग से वो नोट के बंडल निकाले जो आदित्य ने पहले दिन काउंटर पर रखे थे। उसने वो नोट के बंडल मेज पर रख दिए। ये रखिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। शायद आपको आदत है इंसान खरीदने की। एक पल के लिए पूरा कैफे सन्नाटे में डूब गया। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। पहली बार उसे लगा कि लोग उसे देख रहे हैं, उसकी हैसियत नहीं, उसकी सोच देख रहे हैं। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, उसने गुस्से में कहा। नायरा ने सिर हिलाया। आज मुझे पता चल गया। लोग फुसफुसाने लगे, कोई कैमरा निकालने लगा, कोई नजरें चुराने लगा। नायरा पलटी और बाहर की तरफ चल दी। कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का था। मॉल के बाहर ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो सीढ़ियों पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, आंसू अब रोके नहीं जा सके।
उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, मुश्किलें कम होंगी या बढ़ेंगी। लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था, आज उसने खुद को खोने से बचा लिया था। मॉल के शीशे में उसे अपना अक्स दिखा, थका हुआ, रोता हुआ, लेकिन झुका हुआ नहीं। और उसी एहसास के साथ नायरा ने आंखें बंद कर लीं। नायरा जब उस शाम मॉल से बाहर निकली थी तो उसे लगा था जैसे उसने किसी भारी बोझ को उतार दिया हो। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि बोझ उतरने के बाद जो खालीपन आता है वो उससे भी ज्यादा डरावना होता है। मॉल की चमक दमक पीछे छूट गई थी, पर उसके शब्द, उसकी आवाज और आदित्य की नजरें सब उसके साथ घर तक चली आई थीं। अगले दिन सुबह नायरा की आंख खुली तो फोन की घंटी बज रही थी। मॉल का नंबर था। उसने एक पल के लिए फोन को देखा, फिर गहरी सांस लेकर कॉल उठा ली। नायरा। मैनेजर की आवाज में न पहले जैसी मिठास थी न सख्ती, बस औपचारिकता थी। ऊपर से प्रेशर है, तुम्हारे लिए कुछ दिन ब्रेक लेना बेहतर रहेगा। नायरा समझ गई, ब्रेक का मतलब नौकरी का अंत। ठीक है सर, उसने बस इतना कहा। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। माँ ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा? नायरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, नौकरी चली गई माँ। माँ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द उभरा, लेकिन चेहरे पर अफसोस नहीं था। अगर वो नौकरी तुझे झुका कर रखती तो उसका जाना ही अच्छा था। नायरा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें भर आती हैं। वो जानती थी कि माँ सही कह रही हैं, लेकिन सही होने की कीमत बहुत भारी होती है। अगले कुछ हफ्ते नायरा के लिए बेहद कठिन थे। पैसे खत्म हो रहे थे। दवाइयों का इंतजाम कभी उधार से, कभी किसी जान पहचान वाले की मदद से होता। रात को वो देर तक जागती रहती, छत को देखती रहती और खुद से सवाल करती, क्या मैंने सही किया? क्या आत्मसम्मान इतना जरूरी था कि सब कुछ दांव पर लगा दिया? लेकिन हर बार जब ये सवाल उठता तो आदित्य का वो वाक्य उसके कानों में गूंज जाता, गरीब लोग ना कहना नहीं जानते। और उसी पल उसे पता चल जाता, अगर वो उस दिन झुक जाती तो ये शब्द जिंदगी भर उसका पीछा करते। उधर आदित्य की दुनिया में भी सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मॉल के कैफे में हुआ वो सीन छोटा नहीं था। लोगों ने बातें की, फुसफुसाए। कुछ लोग जो वीडियो बनाए थे वे वायरल कर दिए। नाम नहीं आया, लेकिन बात फैल गई कि एक अमीर लड़के ने एक काम करने वाली लड़की को पैसे के बदले खरीदने की कोशिश की थी। आदित्य को गुस्सा आता था। उसे लगता था लोग जरूरत से ज्यादा बात बना रहे हैं। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वो अकेला होता, तब पहली बार उसे अपने ही सवालों से डर लगने लगा। उसने जिंदगी में सब कुछ पैसे से पाया था, दोस्त, रिश्ते, इज्जत, ताकत। लेकिन उस दिन नायरा ने पैसे को उसके सामने फेंक दिया था, और यही बात उसे भीतर तक हिला गई थी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने किसी को सच में चोट पहुंचाई है। पहली बार उसे लगा कि शायद वो गलत था। कई दिन बीत गए। नायरा की जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चल रही थी। वो एक छोटी सी सिलाई की दुकान पर काम सीखने लगी थी, ताकि घर के लिए कुछ कर सके। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मन में संतोष था। एक शाम जब वो मां को लेकर अस्पताल से लौट रही थी तो रास्ते में किसी ने उसका नाम लिया, नायरा। वो ठिठक गई। सामने आदित्य खड़ा था। आज उसके साथ न कोई बॉडीगार्ड था, न महंगी गाड़ी। सादा कपड़े, थका हुआ चेहरा। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में अजीब सा तनाव था। मुझे आपसे बात करनी है, आदित्य ने कहा। नायरा ने कोई कदम पीछे नहीं हटाया। कहिए। आदित्य ने जेब में हाथ डाला, फिर निकाल लिया। शायद आदत थी, लेकिन आज कोई लिफाफा नहीं था। मैं माफी मांगने आया हूं, उसने कहा। यह शब्द सुनकर नायरा को हैरानी नहीं हुई, बस एक गहरी थकान महसूस हुई। मैंने उस दिन आपको एक इंसान नहीं समझा, आदित्य ने धीरे धीरे कहा। मैंने आपकी मजबूरी को अपनी ताकत समझ लिया। नायरा चुप रही। मैंने सोचा था कि पैसा हर चीज का जवाब है। आदित्य की आवाज भारी हो गई। लेकिन आपने मुझे मेरी सोच दिखा दी। नायरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां घमंड नहीं था, बस खालीपन था। माफी मांग लेना आसान होता है, नायरा ने कहा, लेकिन जो चोट लगती है वो शब्दों से नहीं भरती। आदित्य ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, और मैं कुछ नहीं चाहता, न एहसान न दोस्ती। बस इतना चाहता था कि आप जान लें मैं गलत था। नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद उसने बस इतना कहा, गलती मान लेना भी इंसानियत की शुरुआत होती है। आदित्य ने एक हल्की सी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर सीने से हट गया हो। वो पलटा और चला गया, बिना पीछे देखे। नायरा देर तक वहीं खड़ी रही। आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं थे। ये आंसू किसी बोझ के उतरने के थे। समय बीतता गया। नायरा को एक छोटी सी नौकरी मिल गई, एक लोकल स्टोर में। तनख्वाह कम थी, लेकिन हर दिन जब वो आईने में खुद को देखती तो आंखें झुकी नहीं होती थीं। माँ की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन साफ हो गई। कभी कभी नायरा मॉल के सामने से गुजरती। शीशे अब भी चमकते थे, महंगी गाड़ियां अब भी आती थीं, लेकिन अब उसे वहां अपनी औकात नहीं दिखती थी।
वहां उसे अपनी मजबूती दिखती थी। उसने सीख लिया था कि गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन अगर इंसान खुद को बचा ले तो कोई ताकत उसे खरीद नहीं सकती। और कहीं ना कहीं आदित्य ने भी पहली बार यह समझा था, पैसा बहुत कुछ दिला सकता है लेकिन इंसानियत नहीं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन जब पैसा इंसान की नजरों में किसी और की इज्जत से बड़ा हो जाए तो वो दौलत नहीं बोझ बन जाता है। और आत्मसम्मान वो चीज है जो एक बार बिक जाए तो फिर जिंदगी भर वापस नहीं मिलता। लेकिन अब आपसे एक सवाल, अगर आप नायरा की जगह होते, बीमारी, गरीबी और मजबूरी के सामने खड़े होकर, तो क्या आप पैसे के आगे झुक जाते या अपनी इज्जत बचाने का रास्ता चुनते? कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंसानियत निभाइए, नेकी फैलाइए और दिलों में उम्मीद जगाइए। जय हिंद।